हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई क्लास में। और आज की इस क्लास के साथ हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब आज के इस लेक्चर के साथ हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन चैप्टर। अगर मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो वैसे आप सभी 12th में बोर्ड एग्जाम ही दोगे, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपके जो सवाल बनते हैं वो 5 से 7 मार्क्स के सवाल आते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं नीट एग्जाम की, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, नीट एग्जाम की बात करूं तो वहां पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही सेम चीज जेई मेंस में भी फॉलो होती है कि वहां पे आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस हिसाब से ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अगर आप बोलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो क्वेश्चन पूछने के भी उसकी कुछ स्पेशल जगह है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, जिनको हम थ्रू आउट द चैप्टर आगे मार्क करते हुए चलेंगे कि क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बिना टाइम वेस्ट करे हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी अच्छे से या सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th की, तो आप सभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, आपको डेली क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और कोई भी न्यूज़ आती है या कोई भी आपके लिए अपडेट होती है जो ज़रूरी है, वो सब आपको वहां पे मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन चैप्टर की, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू समझते हैं। क्या समझते हैं? सॉल्यूशन चैप्टर का हम एक ओवरव्यू समझते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हम बेसिकली बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अब ये सॉल्युबिलिटी आप सॉलिड की लिक्विड में देख सकते हो, गैस की लिक्विड में देख सकते हो। एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी हम नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर हम कंसंट्रेशन वाली चीजें पढ़ते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो ओवरव्यू में आपके 3 मेन टॉपिक्स बनते हैं। कौन कौन से? एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये आपको पढ़ना होता है। इसमें आप क्या पढ़ते हो? इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हो कि ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है क्या। फिर आप वो फैक्टर्स पढ़ते हो जो अफेक्ट डालते हैं किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे लिक्विड में। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगराइज होता है, नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होता है वो होता है कंसंट्रेशन टर्म्स का। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम क्या करते हैं? मोलैरिटी पढ़ते हैं, मोलैलिटी पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। और ये सारी चीजें आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हो, जब आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो वहां से ये चैप्टर आपको लिंक करने में मदद करता है, ठीक है। क्लास 11th को क्लास 12th से लिंक करने में मदद करता है आपका ये पोर्शन। नेक्स्ट इसमें जो पोर्शन आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर का, वो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या, कौन सा टॉपिक है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इस पोर्शन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, रिवीजन करते वक्त, समझते वक्त। इस और इसके क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आप पढ़ोगे क्या क्या। इसमें आप वो फैक्टर्स पढ़ोगे जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट डालते हैं। आप हेनरीज लॉ पढ़ोगे, आप रॉल्स लॉ पढ़ोगे, आप आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ोगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। एंड फिर आप उसमें अजियोट्रॉप्स भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछेगा। यहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में हो तो 3 मार्क्स का आएगा, और अगर आप नीट या जेई मेंस दे रहे हो तो एक क्वेश्चन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जरूर आएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसका ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब अगर मैं बात करूं आज के इस लेक्चर की कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और इसमें हम थोड़ा सा
सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। हम किसके बारे में जानेंगे? सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। किसकी बात करते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहले मैं आपको एक सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में होता है। मैक्सिमम अमाउंट मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये कंटेनर बनाया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां तक पूरा मैंने पानी भर दिया, ये मैंने पानी भर दिया। और फिर इसमें मैं आपका क्या कर रहा हूं, 1 ग्राम कोई भी कंपाउंड डाल रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया NaCl। NaCl आप सब जानते हो, जो घर का आयोडीन नमक होता है, टाटा नमक, ठीक है, वो NaCl है आपका। तो उस NaCl को मैंने क्या करा, उस NaCl को मैंने इस वाटर में डाला। अब मेरे को अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, तो देखो वाटर यहाँ वाटर यहाँ लार्ज क्वांटिटी में है, वाटर यहाँ लार्ज क्वांटिटी में है, तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सॉल्वेंट सॉल्यूट कुछ नहीं पता। वहीं अगर मैं बात करूँ सॉल्यूट की, तो 1 ग्राम NaCl हमने जो लिया है ये सॉल्यूट हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे ये जो हमने वाटर लिया, वाटर को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। वाटर को हम क्या मानते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट से मतलब क्या है? अगर मान लो मैं कोई भी चीज ले रहा हूं उसमें वाटर है, ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने कंटेनर लिया एक और यहाँ पे मैंने ये वाटर भर दिया। क्या कर दिया, वाटर भर दिया। और मैंने यहाँ पे सेम अमाउंट में NaCl डाल दिया। मान लो मैंने यहाँ पे 10 ग्राम वाटर लिया और मैंने 10 ग्राम NaCl ले लिया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे दोनों तो सेम क्वांटिटी में है, ये भी 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, तो मैं सॉल्वेंट किसको मानूं? तो याद रखना, वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसलिए हम वाटर जब भी प्रेजेंट होगा, फिर चाहे वो स्मॉल अमाउंट में ही क्यों ना हो, इसको हमेशा हम क्या मानेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है क्या। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, मार्कर ले लेते हैं, solubility of solid in a liquid at any temperature is defined as the maximum amount of solid, जिसको हमने solute कहा, solid यहाँ पे क्या है, solute, क्योंकि उसको हम डाल रहे हैं, which can dissolve in 100 gram of liquid solvent to form the saturated solution at that particular point। यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, NCERT की लाइन ये है। तो यहाँ पे आपको कहा क्या जा रहा है, इस चीज को समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है लाइन की तरफ से, तो ये कह रहा है कि अगर मैं किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करूं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर मैंने 100 ग्राम लिक्विड लिया है, कितना, मैंने कोई 100 ग्राम लिक्विड लिया है, तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा यानी घुल जाएगा, वही उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल की तरह भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या करा, 100 ग्राम वाटर ले लिया। क्या करा, 100 ग्राम वाटर ले लिया। और अब ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये है NaCl, यानी नमक के दाने हैं ये सब, ये है NaCl। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस NaCl को यहां अंदर गेर रहा हूं। तो इस 100 ग्राम वाटर में, इस 100 ग्राम वाटर में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl डिसॉल्व हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ
298 केल्विन, जो कि हमारा एक तरीके से रूम टेम्परेचर है। क्या है? रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर ले रहा हूं मैं, रूम टेम्परेचर ले रहा हूं मैं। तो इस रूम टेम्परेचर पे इस 100 ग्राम वाटर में मैं जितना अमाउंट ऑफ NaCl डिसॉल्व कर सकता हूं, मैक्सिमम मैक्सिमम जितना अमाउंट ऑफ NaCl डिसॉल्व कर सकता हूं, वही क्या होगी? NaCl की सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में। अब डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व का मतलब होता है अच्छे से घुल जाना, अच्छे से घुल जाना। ये हिंदी का वर्ड है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा, घुल जाना। ठीक है, तो आई होप कि ये जो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया। एक बार दोबारा बता देता हूं कि 100 ग्राम वाटर आपने लिया रूम टेम्परेचर पे, घर पे करके देखो। एक गिलास लो, उसमें 100 ग्राम वाटर ले लो। वाटर तो समझते ही हो ना, पानी। नहीं तो कुछ बच्चे बोल दे वाटर क्या है। तो आप क्या करो, घर पे एक गिलास लो या एक वाटर बॉटल लो, उसमें 100 ग्राम पानी भर लो। अब ये 100 ग्राम कैसे? कोई भी 100 ग्राम की बोतल ले लेना पानी की, ठीक है, जिसमें उतना आता हो। उसमें 100 ग्राम वाटर भर लो। अब उसमें पहले 1 चम्मच नमक डालो, उसमें पहले 1 चम्मच नमक डालो, उसको अच्छे से मिक्स करो, सारा घुल गया। ठीक है, फिर उसको बढ़ाओ, फिर 2 चम्मच डालो, फिर 3 चम्मच डालो, फिर 4 चम्मच डालो, फिर 5 चम्मच डालो। तो जितने मैक्सिमम चम्मच नमक आप उसमें डाल दोगे और वो घुल जाएगा अच्छे से, वही उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया हो कि जो मैक्सिमम अमाउंट आप डालोगे, उस चम्मच से आप जो मैक्सिमम अमाउंट डालोगे, जैसे मान लो आपने 14 चम्मच नमक डाला, उसके बाद आप नमक डाल रहे हो तो वो नहीं डिजोल्व हो रहा, तो वो 14 चम्मच उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? Solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution. Saturated solution क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि 14 के बाद जब आप 15वीं चम्मच नमक डालोगे, 14 के बाद जब आप 15वीं चम्मच नमक डालोगे, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो उसमें घुलेगा नहीं। और घुलेगा नहीं तो वो ऐसे नीचे आके बैठ जाएगा, वो ऐसे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जिसमें आप दोबारा सॉल्यूट डालो, वो सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट डालो और वो डिसॉल्व ना हो, और वो डिसॉल्व ना हो, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 चम्मच तक यहाँ पे नमक घुल जा रहा था, 14 चम्मच तक यहाँ पे नमक घुल जा रहा था, तो 14 चम्मच तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। 14 चम्मच पे उसका सैचुरेशन आ गया, उसके बाद आप नमक डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं डिसोल्यूशन की, कि डिसोल्यूशन क्या होता है। When a solute added to solvent, some dissolve and its concentration increase in solution. This process is called dissolution. Dissolution basically आपको बताया जा रहा है कि जो प्रोसेस होता है सॉल्यूशन बनाने का, उसी को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। कि आपने एक लिक्विड वाटर लिया या सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाला, इस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाला, और वो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया। तो ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को ही हमने क्या कहा? डिसोल्यूशन कहा। एंड इस प्रोसेस के रिजल्ट से क्या बनता है? इस प्रोसेस के रिजल्ट से आपका बनता है सॉल्यूशन। रिजल्ट से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो वही चीज यहां लिखी है कि जब आप एक सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट को एडिड करोगे, एक सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट को डालोगे, तो वहां पे आपका सॉल्यूशन बनेगा। एंड ये जो प्रोसेस होगा, इसको हम क्या नाम देंगे? डिसोल्यूशन नाम देंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर पढ़ने वाले हैं जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट डालते हैं किसी भी लिक्विड में। तो इसमें जो सबसे पहला आप अफेक्ट पढ़ते हो वो होता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। इस चीज पे जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉलिड की,
वो डिपेंड करती है। और सॉलिड क्या, बेसिकली हर चीज की सॉलिबिलिटी उसके नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट है लाइक डिजॉल्व लाइक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉन पोलर सॉलिड है, नॉन पोलर सॉलिड का मतलब क्या है? देखो, जो पोलर सॉलिड होते हैं या कोई भी पोलर कंपाउंड है, उसका जो म्यू होता है, म्यू यानी कि आपका पोलैरिटी होती है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होती है पोलर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर में जो म्यू होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। तो नॉन पोलर सॉलिड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसका एग्जांपल आप एक I2 लिख सकते हो, आयोडीन, ठीक है, Br2। ये सब क्या है? ये सब नॉन पोलर होते हैं। तो अगर आप किसी नॉन पोलर सॉलिड को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, तो उसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, उसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, अपने जैसा अपने जैसे को ही डिजॉल्व करेगा, अपने जैसा अपने जैसे को ही डिजॉल्व करेगा। तो ये भी नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी हमारा नॉन पोलर है, तो उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मान लो इसी I2 को मैं वाटर में डाल दूं, तो वाटर क्या है? वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। तो यहां पे जो I2 की सॉल्युबिलिटी होगी, यहां पे जो I2 की सॉल्युबिलिटी होगी, ये डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्वेंट लिया पोलर और सॉल्यूट ले रहे हो नॉन पोलर, तो यहाँ पे ये एक जैसे तो है ही नहीं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो मैं कोई पोलर सॉल्वेंट लूं, एग्जाम्पल के लिए NaCl, घर में जो नमक यूज कर रहे हो, ठीक है, इसको जब मैं वाटर में डालूंगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि NaCl भी पोलर, वाटर भी पोलर। लेकिन अगर मैं इसको बेंजीन में डालूं बेंजीन में डालूं तो बेंजीन क्या है? बेंजीन हमारा नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी NaCl की। तो यहाँ पे नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, जिन चीजों को आप आपस में मिला के सॉल्यूशन बना रहे हो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी सॉलिड की सॉलिबिलिटी में, लिक्विड में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें समझनी होंगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंड लीच-एटियर प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एंडोथर्मिक की, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपने ये कंटेनर लिया और इसमें आपने कोई सॉल्वेंट डाल रखा है, मैं यहाँ पे वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, सॉल्वेंट डाल रखा है। अब इसमें आपने क्या करा? इसमें आपने डाल दिया NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। अब जब आपने इसमें NaCl डाला, तो यहाँ पे अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, वैसे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन अगर मान लो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी क्यों? अगर ये हुई, मान लो ये सॉल्यूट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट। अब इन दोनों को मिलके क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है। अब अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, क्या हुई? अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो ये क्या करेगा? यहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो वॉल है कंटेनर की या इस सिस्टम की उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब करा है, तो हीट कम हुई है। हीट कम हुई है भैया, हीट कम हुई है तो टेम्परेचर ही तो डिक्रीज होगा, क्योंकि हीट क्या है? एनर्जी है। अगर एनर्जी
ट्रेवल कर रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, तो वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी पे तो इफेक्ट डालेगी ही। तो यहाँ पे उसने किस पे इफेक्ट डाला? टेम्परेचर पे। ठीक है। अब अगर मान लो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या होगा? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करने की जगह ये हीट रिलीज करेगी। क्या करेगी? हीट रिलीज करेगी। क्या करेगी? हीट रिलीज करेगी। समझना, हीट रिलीज करेगी। हीट रिलीज करने का मतलब क्या है? हीट रिलीज करने का मतलब ये है कि जब ये यहाँ पे हीट रिलीज करेगी, जब ये यहाँ पे हीट रिलीज करेगी तो इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं छोटा सा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप जब आपके घर के आसपास या आपके घर में पेंट हो रहा हो तो आप एक चीज देखोगे कि जो चूना होता है, चूना जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम वाटर में डालते हैं, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो कुछ देर बाद जो पानी है वो बॉयल करने लगता है या फिर वहां पे काफी तेज वाटर वेपर बनने लगते हैं। वाटर वेपर बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वाटर जो है वो बॉयल करने लगता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, मैं आपको बताता हूं एक चीज, एक मिनट, सॉरी, एक चीज और समझना। एक चीज और समझना, एक मिनट, एक चीज और समझना कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन बनाने के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अगर सॉल्यूशन बनाना है तो आप यहाँ पे एनर्जी क्या करोगे? दोगे। आप यहाँ पे एनर्जी दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए हम हीट क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। हमें हीट देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सॉल्यूशन बनना चाह रहा है और इसके लिए क्या कर रहा है? हीट को खुद ही रिलीज कर रहा है। ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होता है? बेसिकली आपने 11th में पढ़ा है, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, है ना। और एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हीट रिलीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। आई होप आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल की, कि ली चैटियर प्रिंसिपल क्या होता है। ली चैटियर प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि मान लो कोई ए कंपाउंड है और ये बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी के साथ किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो जो ली चैटियर प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर मैं ए की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करूं, ए की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करूं, ए की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करूं, जैसे कि इसका प्रेशर चेंज करूं, इसका टेम्परेचर चेंज करूं, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करूं, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन होगी, जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन होगी, मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, जब हम टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा। आप सभी को पता है, आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो इक्विलिब्रियम में। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू चेंज। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू चेंज। मतलब जहां पे भी आप कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो और जो प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है? कि जहां पे उस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी के इफेक्ट को, जहां पे उस प्रॉपर्टी के इफेक्ट को जीरो कर दिया जाए उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं एक बार।
क्योंकि कई बच्चों को ली चैटियर प्रिंसिपल समझ नहीं आता। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ए एंड बी इक्विलिब्रियम में है और मान लो मैं ए की कोई प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, एग्जांपल के लिए मैंने टेम्परेचर चेंज करा, तो ली चैटियर जी कहते हैं कि जो अब इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पे इस टेम्परेचर के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया जाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर मान लो मैंने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया, मैंने ए का टेम्परेचर बढ़ाया, तो ली चैटियर जी कहते हैं कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे टेम्परेचर कम हो सके, जहां पे टेम्परेचर कम हो सके। ठीक है, ये कहते हैं ली चैटियर जी। इसको इस चैप्टर में क्योंकि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर डिक्रीज। मतलब जो भी आप काम करोगे, इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट काम करेगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, टेम्परेचर कम हो, और टेम्परेचर कम जहां हो रहा होगा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में भाग जाएगा। समझना इस चीज को, ये मैंने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि जो भी काम हम करेंगे इक्विलिब्रियम उसका अपोजिट काम करेगा। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगा, और जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा वहां पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इफेक्ट पढ़ लेते हैं टेम्परेचर का। आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफेक्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है। कैसा है, एंडोथर्मिक है। इसकी कुछ बातें मैंने अभी बताई। डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो रिएक्शन होगी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस, अरे दादा एक मिनट रुकिएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब क्योंकि ये एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। मतलब कि जब आप इस ये जो रिएक्टेंट जिस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। सॉरी गलती हो गई, माफ करना भैया, पाँव पड़े तुम्हारे। ये जो डायरेक्शन है, ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एंडोथर्मिक है। अब इसका अपोजिट, बैकवर्ड में इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर इधर से इधर टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इधर से इधर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने ली चैटियर प्रिंसिपल आपको बताया, उसी हिसाब से सोचना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, टेम्परेचर कम करेगा। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, टेम्परेचर कम करेगा। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, टेम्परेचर कम करेगा। टेम्परेचर कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर कम किधर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। यानी जो सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस है, या कह सकते हो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, वो इंक्रीज कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूं। इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक
देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, इक्विलिब्रियम प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड कर रहा है? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा, सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। वहीं अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं, अगर मैं डिक्रीज करता हूं टेम्परेचर को, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो इक्विलिब्रियम इसके अपोजिट काम करेगा। क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन रहे हैं, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन रहे हैं, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। अगर डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपका डेल्टा एच नेगेटिव है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। यहां पे लिख भी देते हैं कि अगर मान लो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं और ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? एक्सोथर्मिक है, यानी डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। इसको थोड़ा डार्क कलर से लिख देते हैं। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां से यहां जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहां से यहां जाने पे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करना है। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगा, उल्टा ही तो काम करेगा, उल्टा पैदा हुआ है तो उल्टा काम करेगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन रहे हैं। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है। इसी तरीके से जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम क्योंकि उल्टा पैदा हुआ है तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, एंड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आई होप ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड है लिक्विड में, ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो ये जिसमें मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझाने में, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा। तो इसको एक बार समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं तो दोबारा से एक बार बैक में जाके वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे।